आपने वसुंधरा जी की चर्चा ही कर दिया, तो वही सवाल करना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे को किनारे क्यों कर दिया गया बीजेपी के द्वारा? कहीं मैडम किनारे नहीं हुए हैं, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये राजस्थान की राजनीति में तो सबसे बड़ा चेहरा है वो। देखिए, मैं निवेदन को भारतीय जनता पार्टी की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हर मंच पर उनका सम्मान होता है। जब भी हमारे यहाँ कोई सभा होती है उसमें मैडम उपस्थित रहती है। बोलने नहीं दिया जाता उनको, हम भी देखते हैं कार्यक्रमों में। कहीं छीका नहीं लगा रखा, बिना बुलाए तो बिना आमंत्रण के निवेदन करूँ आपको, मान्य वसुंधरा जी ने कितनी रैलियाँ की हैं, बोली होंगी तभी की होगी ना। मोदी जी के कार्यक्रमों में उनको मौका नहीं दिया जा रहा है क्योंकि राजस्थान इस समय चुनाव के मुहाने पर हैं और आज सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती सुजानगढ़ आर्य समाज पहुंचे हैं, तो हम कुछ राजनीतिक सवाल उनसे करना चाहेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय चूँकि कुछ ही महीने के बाद में राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं, तो इस समय जिस तरह के अभी जो योजनाएँ राजस्थान सरकार ने शुरू की है, मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है महंगाई राहत के नाम से, और ये भी कहा जाने लगा है कि इन फ्री की जो योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस जो है वो पुनः वापसी करने वाली है, क्या कहेंगे इस संबंध में आप? देखो, वैसे तो आर्य समाज एक धार्मिक संस्था है और सामाजिक संस्था है, इसके प्रांगण में आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर ही दिया। बिल्कुल। तो मेरा एक निवेदन, सामयिक सवाल है सर। मेरा एक निवेदन आपसे है जी। गहलोत जी क्या करते हैं, 4 साल तो चलते हैं पश्चिम में जी, और फिर 2 साल चलते हैं पूर्व में, तो कितने कदम चलेंगे? 4 साल बिजली के बिल लेते रहे, 9 बार टैक्स बढ़ाते रहे और 2 महीने में कहते हैं बिजली फ्री, तो ये प्रजा के साथ न्याय नहीं है। इसी तरह से आपसे निवेदन करूं कि साल के 4 साल 5 साल के लास्ट में जाके परोपकार क्यों ध्यान में आता है? पहले से प्रोजेक्ट चालू होने चाहिए थे, पहले से कार्यक्रम चालू होने चाहिए। माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब उनके काल को 1 साल हुआ था तो ग्रामीण गौरव पथ की योजना लेकर के आई, भामाशाह की योजना लेकर के आई गरीबों के लिए, 27 लाख लोगों को उसका लाभ मिला। अब इन्होंने ये आयुष्मान भारत को चिरंजीवी में लपेट दिया, और मैं बार बार उनको कह पाया हूँ कि इनका कोई कार्यकर्ता, इनका कोई अधिकारी या माननीय मुख्यमंत्री मुझे बता तो दें कम से कम कि 5 लाख से ऊपर कितने लोगों को लाभ मिला। आपने 25 लाख की बात कर दी, क्या पूरे राजस्थान में 500 आदमी ऐसे गिना सकते हो क्या जिनको चिरंजीवी में 25 लाख का लाभ मिला? नथिंग, कहीं भी नहीं, पूरा नेगेटिव है। वो 5 लाख भी मोदी जी के जो आते हैं उस पर चिरंजीवी का लेप चढ़ा दिया और उसी का लाभ उठा रहे हैं, ढोल अपने पीट रहे हैं। अंतर के अंदर जो है वो मोदी है और उसके ऊपर आवरण गहलोत जी अपना चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को, लड्डू है उसको तोड़ेंगे ना, तो अंदर जो होगा वही बाहर होगा। तो इसलिए लोगों को सबको पता है कि इसके अंदर कौन छिपा हुआ है। तो ये इनका एक पाखंड है, ढोंग है। मोदी जी आज 80 करोड़ लोगों का अनाज दे रहे हैं, कैंप लगाया कहीं? मातृवंदना में माताओं को सहायता दे रहे हैं, कहीं कैंप लगाया क्या? किसानों को 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को हर साल में 2 बार वो 6-6 हज़ार की, 3-3 हज़ार की किस्त डालते हैं, क्या कहीं कैंप लगाया? हमारे पास ऑनलाइन सारा डेटाज हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, कोई कैंपों की ज़रूरत नहीं है। खर्चा पहले तो सारे कर्मचारी लगा रखे थे इन्होंने और कामों के अंदर, अब लगा दिए मोबाइल बांटने में। हम दफ्तर में फ़ोन करते हैं, तहसीलदार जी कहाँ मोबाइल बांट रहे हैं, पटवारी कहाँ मोबाइल बांट रहा है, कलेक्टर कहाँ मोबाइल बांट रहा है। कारण कि ऑफिस में कोई आदमी समस्या लेकर चला न जाए ताकि पोल न खुल जाए, इनको सबको उलझाए रखो। तो ये उलझाने का तरीका है, पब्लिक इसको जानती है और उसका आपको जो परिणाम आएंगे तो सारी पोल खुल जाएगी। स्वामी जी, आप प्रबुद्ध चिंतक माने जाते हैं, राजस्थान के एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व है आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो योजनाएं पूरे देश में निःशुल्क की जो चल रही है, ये कितना दुष्प्रभाव डालने वाली है देश के ऊपर, क्योंकि एक होड़ मची हुई है फ्री बांटने की। देखिए, गरीब को आप दीजिए, गरीब आदमी, भूखा आदमी है, आप उसको रोटी देंगे, वो उसके लिए उपहार नहीं है, वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति है। एक गरीब आदमी है, उसके बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं, फीस नहीं है, आप उसको दीजिए। लेकिन आप एक हाथ ही बांटने लग जाएं, वो बुद्धिमत्ता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छोटे किसानों को हम किसान सम्मान निधि देंगे, छोटे किसानों को, गरीबों को। तो अगर हम इस प्रकार की योजनाएं गरीबों के लिए लागू करते हैं तो उचित है, गरीब को चाहिए, लेकिन उसको आप सबके लिए कर देंगे, वो पैसे का दुरुपयोग है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार कहते हैं कि जो हकदार है उसको मिलना चाहिए।
आप केवल हाथों से लुटाओ मत, वोट की राजनीति के लिए लुटाने की जरूरत नहीं है। और परिणाम क्या निकला कि जब माननीय वसुंधरा जी राजस्थान सरकार की सत्ता छोड़ के गई थी, उसमें केवल मात्र 3 लाख कुछ करोड़ रुपया हमारे ऊपर कर्ज था। आज 6.5 लाख का कर्ज हो चुका है। तो ये जो कर्ज में प्रदेश को डुबो दिया है, विकास डेवलपमेंट कैसे होंगे? आज कभी बिजली की कंपनी नोटिस दे देती है, हम कनेक्शन काट रहे हैं, कभी कोई कंपनी नोटिस दे देती है, हम कनेक्शन काट रहे हैं। ये इसलिए हुआ कि हम कर्जे में डूब गए। आपने वसुंधरा जी की चर्चा ही कर दिया, तो वही सवाल करना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे को किनारे क्यों कर दिया गया बीजेपी के द्वारा? कहीं मैडम किनारे नहीं हुए हैं, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये राजस्थान की राजनीति में तो सबसे बड़ा चेहरा है वो। देखिए, मैं निवेदन को भारतीय जनता पार्टी की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हर मंच पर उनका सम्मान होता है। जब भी हमारे यहाँ कोई सभा होती है उसमें मैडम उपस्थित रहती है। बोलने नहीं दिया जाता उनको, हम भी देखते हैं कार्यक्रमों में। कहीं छीका नहीं लगा रखा, नहीं, बिना बुलाए तो बिना आमंत्रण के निवेदन करूँ आपको, माननीय वसुंधरा जी ने कितनी रैलियाँ की हैं, बोली होंगी तभी की होगी ना। मोदी जी के कार्यक्रमों में उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। वो एक प्रोटोकॉल का सिस्टम है। मोदी जी सीकर आए, मोदी जी के आने से पहले कौन लोग बोले? मंच खुला था। आने के बाद में केवल मोदी, हमारे माननीय केवल प्रदेश अध्यक्ष ने, मैं भी पहले बोला, मैं वहाँ का सांसद हूँ, मैं भी पहले बोला। वहाँ आने के बाद में केवल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मोदी जी का स्वागत किया और उसके बाद उनका भाषण हुआ, क्योंकि उनकी व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही 10 भाषण होंगे तो पूरे देश को कैसे कवर करेंगे? पहले सब लोग बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब राजस्थान में चुनाव है दिसंबर में, इस बार कहा जा रहा है कि संतों को बड़ी संख्या में टिकट मिलने वाली है, आरएसएस भी मांग कर रही है, और कहीं का हमने ये भी सुना है कि आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो संतों की भागीदारी किस तरह की रहेगी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, संत तो देश की आज़ादी के समय ही मैदान में थे। आप आज़ादी का इतिहास देखेंगे तो कितने सारे संतों ने अपने बलिदान दिए, स्वामी श्रद्धानंद से लेकर के, और कितने लोगों ने जेलें काटी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। गांधी जी खुद संत थे, और गांधी जी ने तो कहा था, भाई मैं संत हूँ, मेरे नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ीगी, इस कांग्रेस को ख़त्म कर दो, नई पार्टी बना करके करो। लेकिन उनकी बात नहीं मानी तो अब भगवान उनकी बात को पूर्ति कर रहा है। और मैं निवेदन करूँ कि अब जो आने वाला समय है, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में, कम से कम 150 से अधिक सीटों के साथ जीत करके आएगी, और फिर यहाँ कमल खिलेगा। जिस क्षेत्र में आप शेखावटी में रहते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक विधायक है, तो इस क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए किस तरह का प्रयास आप व्यक्तिगत रूप से करें? देखिए, मैं 13 के चुनाव में हमारे 5 थे। पिछले चुनाव के अंदर पूरी लोकसभा की बात करता हूँ, केवल 46,000 वोट हमारे कम थे। हमारी 7 विधानसभा मेरी लोकसभा की आ रही है, जिले की 8 विधानसभा, टोटल 46,000 वोट कम थे। इस बार 46,000 वोट तो मैं एक तहसील में पूरे कर दूंगा। इसलिए इस बार हमारी सारी की सारी सीट जीतने की स्थिति में, क्योंकि गहलोत जी ने वायदे पूरे किए नहीं, किसान तमतमाया बैठा है, कहाँ कर। आज ही मैं सुबह बताता हूँ आपको, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर नोटिस पड़ा है, आज ही एक किसान की ज़मीन की कुर्की का आदेश हुआ है। 17,000 किसानों को कुर्की के नोटिस मिले। अशोक गहलोत को क्या जरूरत पड़ी मंत्रिमंडल प्रस्ताव लाने की? ज़मीन कुर्क नहीं होंगी। अगर कर्जे माफ़ कर दिए होते तो ज़मीन नोटिस होते क्या कुर्की के? अपनी पोल खुद ही खुलवा ली, मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लेकर आए, विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए, भविष्य में ज़मीन कुर्क नहीं होंगी तो कर्जे माफ़ कर देते, नोटिस देता ही नहीं कोई, अब भी नहीं हुए हैं। तो ये किसान तैयार बैठे हैं, नौजवान तैयार बैठा है, बेरोज़गार के लिए कहा गया तो मैं बता दूंगा, किसी को बता नहीं मिला, तो युवा नौजवान सब तैयार बैठे हैं तख्ता पलट करने के लिए। आखिरी सवाल स्वामी जी, 24 में लोकसभा चुनाव हैं, और जिस तरह से तैयारियां, विधानसभा चुनाव को भी उसी की तैयारी में देखा जा रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, अब पुनः वो करने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस पुनः मजबूत होती जा रही है? देखिए, राहुल गांधी 2 प्रांतों में नहीं गए, वहाँ उनकी सरकार बनी। इस बात का कष्ट हमें है कि वहाँ जाता तो हमारी सरकार बन जाती। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्रीमान जी जितना ज़्यादा बोलेगा उतना हमें फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि राहुल गांधी की यात्राओं से कोई फर्क पड़ने का। भारत टूटा कब था? भारत जोड़ने की बात करते हैं, अगर तोड़ा भी था थोड़ा बहुत कश्मीर का हिस्सा तो तेरे नाना जी ने तोड़ा था, उसको मोदी जी ने जोड़ दिया। इसलिए भारत जोड़ने की बात मोदी जी के लिए कह सकते हो, राहुल काहे के भारत जोड़ेगा, तो परिवार नहीं जोड़ पा रहा है। धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी, बहुत अच्छी चर्चा आज स्वामी सुवेदानंद जी से हुई, सीकर सांसद जो कि आर्य समाज में यहाँ पर चतुर्वेद सत्यकम कार्यक्रम में आए, और एक एक सवाल का बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, और कह रहे हैं कि भारत
जोड़ने का जो कार्य है वो मोदी जी ने किया है। कांग्रेस ने तो भारत को तोड़ा है। इस उत्तर के साथ इस बातचीत को हमने यहाँ पर समाप्त किया। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।